डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और जो अपने फिजिकली यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपका भी वेलकम है बेटे क्लास में। लास्ट लेक्चर में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था, जहां पर हमने डिस्कस किया था बेटे कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म इन इथेन एंड ब्यूटेन। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे उनकी स्टेबिलिटी की। ठीक है, ओके। चलिए, सबसे पहला फैक्टर है, यहां पर मेन आपके तीन फैक्टर्स आते हैं बेटे। फर्स्ट है एंगल स्ट्रेन, स्टीरिक स्ट्रेन एंड टॉर्जनल स्ट्रेन। देखिए इनके बारे में बात करते हैं। एज वी नो वेरी वेल, दिस इज अवर टेट्राहेड्रल शेप ऑफ एल्केन्स, यानी हम CH4 का एग्जांपल मान लेते हैं। तो ये जो एंगल है बेटा कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो एल्केन्स they have sp3 कार्बन, as you know very well। अब बॉन्ड एंगल कितना है यहां पर, बोलो 109 डिग्री 28 मिनट है। अब ध्यान दो, जहां भी जिस भी sp3 कार्बन के अंदर ये एंगल कम हो रहा है या बढ़ रहा है, वो उसको बोलते हैं डेविएशन बोलते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, यदि ये एंगल आपका चेंज हो जाता है किसी भी कन्फर्मेशंस में, चाहे आपकी वो स्टैगर्ड है, चाहे वो आपकी इक्लिप्स्ड है, चाहे आपकी कोई भी कन्फर्मेशन हो, यदि ये एंगल चेंज हो जाएगा तो उसमें स्ट्रेन हो जाएगी, एंगल स्ट्रेन, टेंस्ड माहौल हो जाएगा। वहां पर सभी एटम टेंशन में आ जाएंगे कि हमारा जो नॉर्मल एंगल था वो क्या हो गया, गड़बड़ में हो गया। तो वहां पर उस कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? यानी कहने का क्या मतलब है, कोई भी कन्फर्मेशन हो, यदि एंगल चेंज हो गया नॉर्मल 109 डिग्री 28 मिनट से, तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। एनी डाउट? श्योर? तो इसको हम क्या बोला जाता है बेटे, एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक। सेकंड हम बात करते हैं स्टीरिक स्ट्रेन की। स्टीरिक स्ट्रेन, इसका क्या मतलब है, जैसा कि हमने ब्यूटेन के केस में या इथेन के केस में ही ये एग्जांपल लिया था। देखो ये कौन था, इक्लिप्स, बिल्कुल बैक टू बैक थे ना। सबसे नजदीक एटम्स कहां होंगे, बैक टू बैक, इक्लिप्स में। आप पहले ये समझिए, क्या एंगल स्ट्रेंथ देखो, ये मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूं बच्चों, ये एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल है। ठीक है, यूं पकड़ लो, अब भी कितना है, टेट्राहेड्रल है। आप इसको यूं पकड़ लो, अब भी कितना है, किसी भी वे से पकड़ लो, कितना एंगल रहेगा, टेट्राहेड्रल एंगल रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, 109 डिग्री 28 मिनट ही है। अब मैं बात कर रहा हूं स्टीरिक स्ट्रेन की। स्टीरिक स्ट्रेन का मतलब क्या है, जब दो नॉन बॉन्डेड, ध्यान से सुनना, मैंने कहा है नॉन बॉन्डेड एटम्स और ग्रुप्स, यदि वो नजदीक आ जाए, नियर आ जाए, नजदीक आ जाए, तो उनमें क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। उस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, स्टीरिक स्ट्रेन बोलते हैं। अब ये नॉन बॉन्डेड का मतलब क्या है बेटे, देखो ये रहा, जो ये लास्ट, जो आप यूं बताओ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये क्या ये दोनों हाइड्रोजन जो मैंने ग्रीन बॉल से पकड़े हुए हैं, ये क्या दोनों सेम कार्बन पर है, नहीं है ना। क्या लिखा मैंने, टू नॉन बॉन्डेड एटम्स और ग्रुप्स जब नजदीक आ जाए तो उनमें भिड़ंत हो जाती है, रिपल्शन हो जाती है, तो उनकी स्टेबिलिटी घट जाती है। नहीं समझ में आया? यदि मैं बात करूं बेटे इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की, तो ये रही बेटे आपके आगे इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, बिल्कुल देख सकते हो, बैक टू बैक। बोलो, ये इसके बैक में, ये इसके बैक में, ये इसके बैक में। अब स्टैगर्ड की बात करना, ये रही, सॉरी, बोलो, बिल्कुल दूर दूर, मैक्सिमम दूर डिस्टेंस पर हो गए, तो मिनिमम रिपल्शन,
मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बात समझ में आ गई। तीसरी बात करते हैं हम टॉर्जनल स्ट्रेन की। अभी टॉर्जनल स्ट्रेन क्या है? ये है वही जब दो नॉन बॉन्डेड एटम नजदीक आ जाते हैं, उसमें भी दो टाइप की भिड़ंत होती है, रिपल्शन होती है। क्या? एक तो एटम को और एटम को लेकर भिड़ जाएं, H और H। दूसरा जो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो क्या है भाई, H था यहां पर, H हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, आगे समझाऊंगा। नजदीक आ गए, अब ये इलेक्ट्रॉन भी तो है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यानी दो रिपल्शन किस किस की हुई? एक तो एटम्स की आपस में रिपल्शन, दूसरी इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को क्या बोला जाता है? टॉर्जनल स्ट्रेन। एटम्स की रिपल्शन क्या बोला जाता है? स्टीरिक स्ट्रेन। एंगल की स्ट्रेन, एंगल यदि चेंज हो रहा है तो क्या बोलोगे? एंगल स्ट्रेन। बात समझ में आ गई। ये तीन फैक्टर हैं जिनके ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। कौन कौन? एंगल स्ट्रेन, स्टीरिक स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन। बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर जवाब दें। एंगल सेम रहना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, चेंज नहीं होना चाहिए, ना तो घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, ग्रुप्स नजदीक नहीं आने चाहिए, एक दूसरे से दूर दूर होने चाहिए। उसमें क्या होगा? ना तो स्टीरिक स्ट्रेन रहेगी, ना उसमें कोई ज्यादा टॉर्जनल स्ट्रेन आएगी। बोलो क्लियर है? अब इस बेस को लेकर हम इथेन की बात करते हैं पहले, ठीक है? देखिए आसान है बेटे टॉपिक, पर ध्यान से समझोगे ये है बच्चों। क्या कर दिया? ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री पर कौन था? इक्लिप्स्ड। ये 60 डिग्री पर कौन आ गया? स्टैगर्ड। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये इथेन। ये एनर्जी डायग्राम किसका है? इथेन का है। अब देखो ये यहां पर क्या था? 0, 60, यहां पर 120, कौन आ गया? इक्लिप्स्ड। 180 पर कौन आ गया? स्टैगर्ड। फिर किस पे चले गए? 240 पर कौन आ गया? बोलो इक्लिप्स्ड। 300 पर कौन आ गया? स्टैगर्ड। और फिर यदि आप आगे 360 कौन आ गया? इक्लिप्स्ड। बोलो। तो ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम आ गया। क्लियर है? एनर्जी जो डिफरेंस है किस किस के बीच में? स्टैगर्ड के बीच में और इक्लिप्स के बीच में। यहां पर एनर्जी डिफरेंस है बेटे 12.5 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी डिफरेंस है, ये इतना कम है कि हम इनको रोक नहीं पाते, ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। क्या? स्टैगर्ड इक्लिप्स में, इक्लिप्स स्टैगर्ड में, ये आपके चेंज होते रहेंगे। एक बड़ा मेन क्वेश्चन आता है बेटे यहां पर, क्या कन्फर्मेशन आइसोमर्स को हम सेपरेट कर पाएंगे? आंसर बोलोगे नहीं, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। एनर्जी डिफरेंस इतना कम है, इट इज वेरी वेरी लेस टू सेपरेट देम। बट ज्यादातर मॉलिक्यूल्स किस कन्फर्मेशन से मिलेंगे? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में। बात समझ में आई? क्यों? एंगल स्ट्रेन तो किसी में भी नहीं, ना आपका इक्लिप्स में है, ना आपका स्टैगर्ड में है, ना ही आपका स्टूगोस में है, ना ही आपका इक्लिप्स फुल्ली में। यानी बेटे अभी जितना डिस्कस किया है हमने, एंगल स्ट्रेन किसी में भी नहीं है। हर कंफर्मेशन में एंगल आपका उतना ही रहता है 109 डिग्री 28 मिनट, वो चेंज नहीं होता। नहीं आया समझ में? दो बातें चेंज होगी, या तो स्टीरिक स्ट्रेन या टॉर्जनल स्ट्रेन। अब ये कौन थी? देखो बनाने की क्या जरूरत है, यहीं आ जाओ,
ये इक्लिप्स रहा, नजदीक है या नहीं? नजदीक है तो दोनों स्ट्रेन होंगी, कौन कौन सी? स्टीरिक भी और टॉर्जनल भी। नजदीक है तो ये भी आपस में टक्कर लगेगी इनकी, है ना? और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में भी रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्शन को क्या नाम दिया? बॉन्ड पेयर को टॉर्जनल स्ट्रेन, और इनके रिपल्शन को स्टीरिक स्ट्रेन। यानी फुल्ली इक्लिप्स्ड में दोनों के दोनों है। कौन सी? टॉर्जनल भी और स्टीरिक भी। जब मैंने इसको घुमा दिया पूरा 180, मैंने बना दिया स्टैगर्ड। बेटा जी कोई भी स्ट्रेन नहीं, ना तो टॉर्जनल है ना ही स्टीरिक है। बात समझ में आ गई? ये ध्यान देना है। ओके, अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितना नजदीक मानने की रिपल्शन हो जाए। सम ऑफ देयर वंडरवाल रेडियाई, यदि उससे भी नजदीक आते हैं तो स्टीरिक स्ट्रेन आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। बोलो बढ़े आगे। तो क्या ध्यान देना है? एंगल स्ट्रेन किसी भी कन्फर्मेशन में नहीं है। बोलो नहीं है, चाहे आपकी फुल इक्लिप्स्ड है, चाहे आपकी पार्शियल इक्लिप्स्ड है, चाहे आपकी स्क्यू कन्फर्मेशन है, चाहे आपकी स्टैगर्ड है। यदि हम बात करते हैं इक्लिप्स्ड की और स्टैगर्ड की इथेन को लेकर, तो बेटे इक्लिप्स में दोनों है, टॉर्जनल भी है और स्टीरिक भी है, स्टैगर्ड में कोई भी नहीं है। इसलिए स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। नहीं आया समझ में? तो यहां देखो एनर्जी ज्यादा किसकी है? इक्लिप्स्ड की। कितनी? 12.5 किलो जूल का डिफरेंस है। यदि मैं इसकी जीरो एनर्जी मानता हूं तो इसकी कितनी होगी? 12.5 किलो जूल पर मोल। यानी इक्लिप्स्ड की एनर्जी स्टैगर्ड से 12.5 किलो जूल पर मोल ज्यादा है। बात समझ में आ गई? बोलो, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है बच्चों उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। बताओ इथेन में कोई डाउट हो? और ये एंगल कौन सा लिखा हुआ है? डाइहेड्रल एंगल या टॉर्जनल एंगल या रोटेशनल एंगल, कोई भी बोलो आप इसको। भाई जिस एंगल से आप रोटेट कर रहे हो वही एंगल लिखा है मैंने ये। तो जिस एंगल से आप रोटेट करते हो, ठीक है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज व्हाट? डाइहेड्रल बोल लो, टॉर्जनल एंगल बोल लो, रोटेशनल एंगल बोल लो, कुछ भी नाम दे दो। बढ़े आगे। अब हम बात करेंगे ब्यूटेन के बारे में, ठीक है। ब्यूटेन के थे बच्चों आपकी टोटल कंफर्मेशन 4। मैं एक बार चारों बना देता हूं, देखो ताकि डाउट ना रहे, ठीक है। देखिए चलो, पहली कौन सी है? फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये कौन सी है? ये स्क्यू कन्फर्मेशन। बैक टू बैक होनी चाहिए। इक्लिप्स किसको बोलोगे? बैक टू बैक। यहां बल्कि ग्रुप के पीछे बल्कि ग्रुप तो फुल नहीं, यहां बल्कि के पीछे स्मॉल ग्रुप है, या स्मॉल के पीछे बल्कि ग्रुप है, तो इसको क्या बोलोगे? पार्शियली इक्लिप्स। ये कौन सी है? स्टेबल। आ जाओ, ऑर्डर बता सकते हो स्टेबिलिटी का? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन होगी? स्टेबल बोलो। कौन सी होगी? स्टैगर्ड। क्यों? बल्कि ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में चले गए। स्टीरिक स्ट्रेन खत्म, टॉर्जनल स्ट्रेन खत्म। नहीं आया समझ में? ओके, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ब्यूटेन में किसकी रहेगी? बोलो। स्टैगर्ड की, ठीक है।
तो स्टैगर्ड में क्या हम ये कह सकते हैं, यदि मैं बात करूं बच्चों यहां पर फुल्ली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, सिक्यू कन्फर्मेशन या गॉस या बोल लो स्टैगर्ड, एंगल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन, स्टीरिक स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन तो किसी में भी नहीं है, मैंने आपको बताया था। एक काम और कर लेते हैं, हम स्टैगर्ड को तो सबसे फ्री कर देते हैं, चाहे आपकी वो टॉर्जनल स्ट्रेन है चाहे आपकी वो स्टीरिक स्ट्रेन है। बोलो क्लियर हुआ? ओके, अब बात करेंगे टॉर्जनल स्ट्रेन की। बॉन्ड के बैक में यदि बॉन्ड है तो जो आपके बॉन्ड पेयर्स हैं वो भी रिपेल कर रहे हैं, तो टॉर्जनल स्ट्रेन मैक्सिमम किस में है? फुल्ली इक्लिप्स्ड में। क्यों? CS3 के बैक में कौन आ गया? CS3। वहां टॉर्जनल स्ट्रेन ज्यादा है, ठीक है। इसमें थोड़ी कम होगी, किसमें? पार्शियली इक्लिप्स्ड में, ठीक है। और स्टैगर्ड में हमने बिल्कुल मना कर दिया, और स्क्यू में भी हम नहीं कह रहे। तो दो में है, किस किस में? फुल्ली इक्लिप्स्ड में और पार्शियली इक्लिप्स्ड में। इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें मैं थोड़ी इंटरमीडिएट कर देता हूं। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ? इससे कम, और यहां नहीं है। बोलो तीसरी आ गई बेटे किसकी? स्टीरिक स्ट्रेन की। यहां स्टीरिक स्ट्रेन किस किस के बीच में है? CS3 एंड CS3 के बीच में। बोलो यहां किस किस के बीच में है? CS3 एंड H के बीच में है। यहां भी देखो बात सुन भाई, यहां भी क्लियर है ना? पर मेन ध्यान क्या रखना है आपको, स्क्यू कन्फर्मेशन क्या नहीं थी? टॉर्जनल स्ट्रेन, ठीक है ना। और इसमें आपकी टॉर्जनल स्ट्रेन मैक्सिमम। तो ऑर्डर क्या है आपका? 4 3 2। स्टैगर्ड सबसे ज्यादा, फिर स्क्यू, बोलो स्क्यू, फिर स्क्यू कन्फर्मेशन, देन पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, देन फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। बोलो कोई डाउट? कर पाएंगे? हैं? कोई डाउट है? चलिए अब इसका जो एनर्जी डायग्राम है एक बार मैं वो बना देता हूं, ठीक है। यदि आपको ध्यान हो, जो ब्यूटेन के जो हमने आइसोमर बनाए थे, यहां मैंने मान लिया इक्लिप्स्ड 0 पर। सबसे पहले क्या था ये बताओ, रट्टा नहीं मारना है। सबसे पहले क्या था? फुल्ली इक्लिप्स्ड। 60 की रोटेशन दी थी, क्या मिला था? स्क्यू कन्फर्मेशन। वो इससे ज्यादा स्टेबल थे, नहीं आया समझ में? फिर कौन मिला था आपको? पार्शियली इक्लिप्स्ड। उसके बाद कौन मिला? स्टैगर्ड। क्या मिला था? बेटे एक बात था उन्हें यार, 0 पे कौन था? टेंशन क्यों ले रहे? फुल्ली इक्लिप्स्ड। 60 डिग्री रोटेशन दी आपने, कौन मिला? स्क्यू कन्फर्मेशन। फिर 60 की और दिया, इनका लो 120 की दी, क्या मिला था? पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर 180 क्या मिला? स्टैगर्ड। बोलो फिर कितने की दी? 240 की। बैक टू बैक आ गया था, कौन मिला था? पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर 300 पे कौन मिला? बोलो स्क्यू कन्फर्मेशन। और 360 पे फिर कौन मिल गया? नहीं आया समझ में? दोबारा करके दिखाऊं? क्लियर है नहीं है? जो ब्यूटेन का जो हमने 6 डायग्राम बनाए थे उन्हीं के ऊपर बेस्ड है आपका। क्लियर है ना? चले तो फुल्ली इक्लिप्स्ड, दिस इज बोलो स्क्यू कन्फर्मेशन। फिर कौन आएगा? इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है ना, यानी एनर्जी कम। फिर कौन आएगा? स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड की एनर्जी सबसे कम, नहीं समझ में आया? स्टैगर्ड के बाद कौन मिल रहा है? ये बोलो पहले कौन सा है?
पार्शियली, ये कौन सा? Staggered. फिर क्या इसके बराबर नहीं रखोगे? फिर कौन मिल रहा है? स्क्यू। फिर इसके बराबर रख लो, नहीं आया समझ में। फिर फुल इक्लिप्स्ड, ऊपर वाले के बराबर। बताओ, एंगल 0, 60, 120, 180, 240, 300 एंड 360। बोलो, एनर्जी डिफरेंस। हम एनर्जी 0 किसकी मान लेते हैं? स्टैगर्ड की। तो स्टैगर्ड और फुल इक्लिप्स के बीच में यदि देखें बेटे हम, ये है 19। यहां पर जो ये डिफरेंस है किस किस के बीच में? फुल इक्लिप्स के बीच में और स्टैगर्ड के बीच में, ये है 19 किलो जूल पर मोल। 19। अब कौन बच गया? स्क्यू कन्फर्मेशन और स्टैगर्ड। देखो कितनी कम है, ऑब्वियसली कम है ना। तो ये है वैल्यू आपकी 3.8। अब कौन बच गया भाई? बोलो, पार्शियल इक्लिप्स और अब ये बच गया, ये है लगभग वैल्यू 16 किलो जूल पर मोल। हमने सबसे कम एनर्जी किसकी मान ली? स्टैगर्ड की, क्योंकि मोस्ट स्टेबल, उससे स्टेबल स्क्यू कन्फर्मेशन, उससे ज्यादा स्टेबल पार्शियल इक्लिप्स, सबसे कम स्टेबल फुल इक्लिप्स। तो यही इनका एनर्जी लेवल भी रहेगा। बताओ कोई डाउट हो? बढ़े आगे, शो। नेक्स्ट बात करते हैं। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें गॉस कन्फर्मेशन एंटी कन्फर्मेशन से ज्यादा स्टेबल होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन पॉइंट है, उसे ध्यान से समझना। क्या कहा मैंने? देयर आर सम कंपाउंड्स इन विच गॉस कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन एंटी कन्फर्मेशन या स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब तक हम क्या बोलते आए हैं कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। अब हमने क्या बोल दिया? देयर आर सम कंपाउंड व्हिच हैव मोर whose गॉस कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड। कैसे? यदि ऐसा कोई ग्रुप है, यदि जी यहां पर F हो, NH2 हो, OH हो, NR2 हो, CHO हो, COH हो, यदि ये ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे मैं एग्जांपल थ्रू कराता हूं बच्चों। मैंने ले लिया ये है इथेन 1,2 डाइओ, दिस इज फ्रंट कार्बन। अब मैं सीधा स्टैगर्ड बना दूं, कैसे? OH क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट। OH कहां लेके जाओगे? ऊपर। नहीं आया समझ में? तो ये इसकी क्या ड्रा की मैंने? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब मैं एक बार गॉस कन्फर्मेशन बना दूं। गॉस कन्फर्मेशन क्या था यदि ध्यान हो? CH3 इधर नहीं था नजदीक, यहां भी CH3 था और यहां भी। उसको क्या बोला था आपने? गॉस कन्फर्मेशन। यहां क्या है? OH। यहां भी क्या है? OH। क्या आ गई? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज व्हाट? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या करेगी? इट विल इंक्रीज स्टेबिलिटी। ये आपको ध्यान देना है। तो जिन कंपाउंड्स में गॉस कन्फर्मेशन के अंदर क्या हो जाए बच्चों? इंट्रामोलिकुलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती हो, वो कन्फर्मेशन या उसकी गॉस कन्फर्मेशन एंटी से ज्यादा स्टेबल होगी। अब आप कहोगे सर फुल इक्लिप्स में तो OH के पीछे बिल्कुल OH है। बिल्कुल ठीक है भाई, गलत क्या है? तो फुल इक्लिप्स स्टेबल क्यों नहीं हुई? नहीं समझ में आया भाई? फुल इक्लिप्स के बैक में क्या है? फुल इक्लिप्स, वहां भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, पर वहां 2 स्ट्रेन
ओवरलैप कर जाएंगी, बढ़ जाएंगी। कौन कौन सी? स्टीरिक स्ट्रेन आ गई, टॉर्जनल स्ट्रेन आ गई, यहां नहीं समझ में आया। यदि ये ओएच के बैक में ओएच आ जाता है, इसके लॉन पेयर आपस में टक्कर मार देते, इसके बॉन्ड पेयर आपस में टक्कर मारते, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ टक्कर मारते, तो रिपल्शन बढ़ती, स्टेबिलिटी। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कहां बनेगी? ज्यादा स्टेबल किस में होगी? गॉस में होगी, स्क्यू कंफर्मेशन में होगी, फुल इक्लिप्स्ड में नहीं होगी। क्वेश्चन आ सकता है। There is a chance of hydrogen bonding also in fully eclipsed. Then why you are saying Gauss conformation is more stable than fully eclipsed in such compounds? You will say what? In fully eclipsed conformation there are also present two more strain, that is torsional steric, which will reduce the effect of hydrogen bonding. नहीं आ समझ? पक्का? श्योर? चले? चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा बच्चों, उनका आईपीएससी नेम लिखना है, नोटबुक उठा लो, बड़ा आसान है, ठीक है? एक करा देता हूं, ठीक है? बाकी आप खुद करोगे। एक क्वेश्चन कर लो मेरे से, दो क्वेश्चन आप खुद करोगे। देखो बेटा, मान लीजिए क्वेश्चन ये दे दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत आसान है। क्वेश्चन में आएगा आपको, ये सिर्फ दे दिया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव में आता है यहां से, इसका आईपीएससी नेम क्या है, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। क्लियर? बहुत आसान। क्या करना है? अंडरस्टूड है, एक बैक कार्बन है और एक फ्रंट कार्बन है, तो 2 कार्बन तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा भाई, नहीं समझे? ये कौन है? फ्रंट कार्बन। इसके साथ कौन जुड़ गया? CH3। और कौन जुड़ गया? 2 H। नहीं आया समझ लो। ये कौन है? बैक कार्बन। कौन जुड़ गया? CH3। और कौन जुड़ा? 2 H। नाम क्या हो गया? That's all। कितना टाइम लगे? आधी मिनट में लगे। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2-3 क्वेश्चन है, करो। इसका करो। करो, शाबाश। ये 3 क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो एक और ले लो फिर। विद इन 2 और 3 मिनट्स बाद, ज्यादा टाइम लेना है। चलिए शाबाश, करो 4 क्वेश्चन। सीधा नाम लिखो बस। आसान है बिल्कुल, करो करो। करो शाबाश, ट्राई करो। हो गए? मैच करो अपने से, ठीक है? 4 हो गए भाई?
हाउ टू सॉल्व, ये क्लियर हो गया क्या? आज इसमें क्या करना, सबसे पहले 2 कार्बन लगा दो। सबसे पहला काम है हर एक में क्या करते चलो 2-2 कार्बन लगा दो। आ जाओ, अब एक को पकड़ लो, फ्रंट के साथ HHH, बैक के साथ CH3 2 CH3। क्लियर है? कर पाओगे इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। किसके साथ? ठीक है, सब वेरी नाइस। अब इसका A कार्बन के साथ तो क्या है 3H है, और A कार्बन के साथ क्या क्या है CH3 है, C2H5 है। C2H5 को ऐसे ओपन कर लो, बोलो कर पाएंगे? क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल 3 डाई मिथाइल पेंटेन। पेंटेन। बोलो, अरे भाई 1 2 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल। नहीं समझ में आया? इस पर आ जाओ, देखो A कार्बन पर 2 Cl और 1 H, और A कार्बन पर 1 CH3 और 2 H। नंबरिंग कैंसिल करोगे यहां से 1 2 3 1 1 डाई क्लोरो प्रोपेन एंड प्रोपेन प्रोपेन। क्लियर है? इसमें बेटे A कार्बन के साथ 1 Cl 2 H, दूसरे के साथ 1 CH3 और 1 Cl। नाम क्या हो गया? 1 डाइक्लोरोप्रोपेन। दैट्स ऑल। मुश्किल है? कर पाओगे? चलो आगे बढ़ो।